Hello guys, welcome to the channel The Untold. So today we are going to discuss the entrance exam question of B.Ed BHU. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन में जितने भी गलत क्वेश्चंस आए हैं उसको क्या चैलेंज कर सकते हैं आप लोग। तो इसमें जब आप लोग आंसर की देख रहे होंगे तो आप लोग ये देख पाए होंगे कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस है जिसका आंसर बिल्कुल गलत दिया गया है, जिसको आप लोगों को रेज करना चाहिए। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन जो गलत है मैंने वो उस चीज़ का आंसर आप लोगों के सामने ला कर रखा है। तो पहला जो आप क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये एग्ज़ाम हुआ था 30 सितंबर को शाम के 5 से 7:30 बजे के बीच वाले शिफ्ट का है और कोर्स कोड है 565 कोर्स कोड और B.Ed साइंस का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहला जो आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, राहुल इज़ फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न्स थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज एंड टर्न्स थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग। तो जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जबकि इसका जो आंसर की में आंसर दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ साउथ। वो साउथ में फेसिंग करना चाहिए, ये आंसर की के अनुसार आंसर है। जबकि इसका जब आंसर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये 45 डिग्री जा रहा है। तो पहले तो उसका फेस किस साइड था, वेस्ट के साइड था। तो अगर ये वेस्ट के साइड फेस है तो वेस्ट से ये मुड़ के कहाँ पर पहुँच गया है, क्लॉकवाइज गया 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट में पहुँच गया। उसके बाद बोला है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री मूव करके ये साउथ ईस्ट में पहुँच गया और उसके बाद फिर 270 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो पहले तो वो 180 डिग्री जाएगा और यहाँ तक पहुँचेगा और 180 डिग्री से फिर 90 डिग्री जाएगा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, दैट इज़ 270 डिग्री। उसका मतलब क्या हो गया कि वो साउथ वेस्ट वाले डायरेक्शन में उसका फाइनल पोजीशन होगा, जबकि इसमें आंसर साउथ दिया हुआ है तो जो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3, साउथ वेस्ट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन आकृति सेड हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज़ आकृति रिलेटेड टू मैन। तो आकृति एक लड़की का नाम है, ये बिल्कुल पता चल रहा है क्वेश्चन से। तो आकृति ने एक आदमी को देखकर क्या कहा कि हिज वाइफ इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब कि आकृति जो है, आकृति की कोई मदर होगी। तो आकृति की ये मदर है, तो इस मदर का ओनली डॉटर बोला जा रहा है। मदर का ओनली डॉटर कौन होगा, आकृति ही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है हिज वाइफ इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो मेरी मम्मी की जो बेटी है उसकी वाइफ है। तो यहाँ पर जो पर्सन पी है उसकी वाइफ कौन हो जाएगी, आकृति। पी की वाइफ आकृति होगी और जिसकी एम है इकलौती बेटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी और ए में क्या रिलेशन है, पी और ए में बस यही रिलेशन है कि पी ए का पति है और ए पी की पत्नी है, दैट इज़ ऑल। तो यहाँ पर जो आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं, सिस्टर इन लॉ, वाइफ, आंट, मदर इन लॉ, तो यहाँ पे वाइफ सही ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। जबकि आंसर की में ऑप्शन नंबर 3 को सही बताया गया है कि आंट है। तो यहाँ पर आंट तो कहीं से भी पता नहीं चल रहा है, तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, वाइफ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बताया गया है, इसमें ये बोला गया है कि इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो देखिएगा, एक शिक्षक को प्रभावी होने के लिए एक महान वक्ता होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये काफ़ी हद तक सही है। क्यों सही है, क्योंकि किसी भी शिक्षक अगर अच्छा वक्ता नहीं है लेकिन उनमें बहुत अच्छे नॉलेज है तो वो एक अच्छे टीचर ज़रूर बन सकते हैं। तो ए तो बिल्कुल ही सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा बी नंबर जो ऑप्शन है, इसमें क्या बताया गया, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन एक शिक्षक का काम नहीं है, यह एक बाहरी एजेंसी का कार्य है। तो मेरे अनुसार ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि छात्र जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं उनका मूल्यांकन करना भी एक शिक्षक का काम होना चाहिए। तभी हम लोगों को पता चलेगा कि छात्र कितनी प्रगति कर रहा है और उस पर हम लोग अच्छे तरीके से ध्यान दे पाएंगे। सी जो नंबर है, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना है। तो ये बिल्कुल सही कहा गया है कि शिक्षक का कार्य निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना है, लेकिन उसके साथ साथ उसका ज्ञान भी देना है। ये नहीं कि सिर्फ क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है।
तो ये थोड़ा बहुत सही है, आधा गलत भी इसका मीनिंग निकल जाता है। डी नंबर जो है, अनुभवी शिक्षकों को भी समूह को संबोधित करने से पहले अपना व्याख्यान की योजना बनानी चाहिए। तो ये डी नंबर जो है ये भी बिल्कुल सही आंसर बताया जा रहा है कि कोई भी शिक्षक कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, पर जब वो किसी को संबोधित करने जाएगा तो उस समय उनको अपने व्याख्यान की योजना पहले से एक बार बना लेनी चाहिए ताकि वो बिल्कुल ही परफेक्ट हो। तो यहाँ पर मेरे अनुसार जो ऑप्शन है डी और ए, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4, ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 डी एंड ए। पर यहाँ पर आंसर की में जो दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, दैट इज़ ए एंड बी दिया हुआ है। तो मुझे भी इसमें डाउट है। आप लोग को अगर ये सही नहीं लगता है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें क्या दिया गया है कि सही आकृति, सही फिगर चुनना है जहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो अगर पहले फिगर को आप लोग एनालिसिस करते हैं तो पहले फिगर को देखने से हमें क्या पता चलता है कि पहला जो फिगर फर्स्ट ये वाला दिया हुआ था, सेकंड ये है, तो इन दोनों को मिला के थर्ड वाला जो फिगर है वो बनाया गया है। तो फर्स्ट वाला जो फिगर है ये वाला, ये इसके अंदर डाल दिया गया है। मतलब कि अगर आप लोग पहले ये देखते हैं सेकेंड वाला जो नंबर है इस टाइप का, इसके अंदर उस चीज़ को डाल दिया गया है फर्स्ट फिगर को। तो फर्स्ट फिगर को देखिए कुछ इस तरीके का है फर्स्ट फिगर, और जो लास्ट वाला फिगर बन रहा है ये लास्ट फिगर, इसको देखिए ये बिल्कुल इस तरीके का। तो मतलब कि पहला फिगर को ऐसे ही रहने, पहला फिगर को क्या किया गया है, अंदर डाल दिया गया है। तो पहले फिगर को जो ये अंदर डाल दिया गया है उसी तरीके से सेकंड वाले में भी होना चाहिए। यहाँ पर जो सेकंड है ये बन गया है और स्टार है उसको इसके अंदर इसको डालना चाहिए था। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, बी वाला, मतलब स्टार को बाहर रखा गया है और स्क्वायर को अंदर डाल दिया गया है। तो ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन लग रहा है। जब पहले में फर्स्ट वाले को अंदर किया गया था तो सेकंड वाले में भी स्टार को ही अंदर रखना चाहिए था। तो मेरे अनुसार इस चीज़ का सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट क्वालिटीज़ इज़ द मोस्ट कनेक्टेड टू टीचिंग इफेक्टिवनेस। कौन सा स्टूडेंट का क्वालिटी है जो टीचिंग इफेक्टिवनेस को, शिक्षण प्रभावशीलता को सबसे ज़्यादा निकट से जुड़ा हुआ है सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन जो है पहला नंबर, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, पीर इन्फ्लुएंस एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है तो वो दिया हुआ है शिक्षार्थी के माता पिता के आर्थिक पृष्ठभूमि, मतलब उसके माता पिता के आर्थिक पृष्ठभूमि पर डिपेंड करता है। पर मुझे लगता है कि शिक्षार्थी का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। एज मुझे इसका उतने अच्छे तरीके से नहीं पता है आंसर, तो यू कैन गिव द आंसर ऑन द कमेंट सेक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है और इसको बोला जा रहा है कि अगर इसको फोल्ड कर दिया जाए विद द डॉटेड लाइन तब ये क्या फिगर दिखाएगा, उस समय उसका पैटर्न जो है वो क्या हो जाएगा। तो अगर ये वाला जो डॉटेड लाइन है इसके अगेंस्ट हम लोग फोल्ड कर देते हैं, इसको फोल्ड कर देने से ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। तो ये जो पार्ट ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, पहले ये कहाँ पर था, ये वाले बॉक्स में था, अब ये ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पर स्क्वायर बनेगा। और बीच वाला जो लाइन है यहाँ पर नीचे है, यहाँ से ये इस टाइप का जाएगा और ब्लैक वाला इस साइड जो कलर हो रहा है वो बिल्कुल इस साइड कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर हम लोग फोल्ड कर देते हैं डॉटेड लाइन के अगेंस्ट तो इसका जो आंसर आने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। लेकिन इसमें आंसर की के अनुसार अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो आंसर की में इसका आंसर दिया हुआ है ए नंबर, दैट इज़ 1। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ एजुकेशन बीन प्लेस्ड इन द कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन को किस चीज़ की वजह से डाला गया है, कौन से अमेंडमेंट की वजह से डाला गया है। तो यहाँ पर अगर आप लोग आंसर की में देखिएगा तो आंसर की में जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर 2। जबकि यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 142nd अमेंडमेंट। क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट जो था इमरजेंसी के टाइम में आया था, इंदिरा गांधी के टाइम में आया था और उसी समय इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे 42nd अमेंडमेंट में। तो इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें
एजुकेशन के अलावा यहाँ पर जो हेल्थ की चीज़ें होती हैं या फिर सड़क बनाने की चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ों को भी कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था, जिसमें कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर अपना सुझाव देंगे, दोनों मिलकर इसके प्रति कानून बनाएंगे और सब कुछ करेंगे। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 42nd अमेंडमेंट होना चाहिए, 44th नहीं होना चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन देखिए, व्हेन वन स्टूडेंट ऑफ योर क्लास डज नॉट आंसर योर क्वेश्चन व्हाट विल यू डू। मतलब अगर कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में आंसर नहीं देता है तो आप क्या कीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है उत्तर ना देने के कारण उसे दंडित करेंगे, दूसरा सही उत्तर हेतु संकेत प्रदान करेंगे, तीसरा प्रश्न को किसी अन्य विद्यार्थी से पूछेंगे और चौथा उससे दूसरा प्रश्न पूछेंगे। तो इसमें जो आंसर दिया हुआ है आंसर की में वो है 4 नंबर, उससे दूसरा प्रश्न पूछेंगे। तो उससे दूसरा प्रश्न पूछेंगे, ये बहुत ही अजीब बात हो गया कि अगर हम उससे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आंसर नहीं दे पा रहा है, तो हम उसको बिना उत्तर बताए बिना कुछ किए उसको दूसरा प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे अनुसार जो होना चाहिए कि उसे किसी सही उत्तर हेतु संकेत प्रदान करेंगे। पहला तो उसे दंडित बिल्कुल भी नहीं करना है, और दूसरे विद्यार्थी से पूछ सकते हैं, लेकिन पहले तो उसको अप्रिसिएट करेंगे। अगर हम उसे कुछ संकेत देते हैं और संकेत करने के बाद अगर वो अपना आंसर बता देता है सही सही, तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होता है उस क्लास में। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जो स्टूडेंट है वो आंसर दे सके, हम उसे कुछ संकेत प्रदान करें। तो आई डोंट हैव टू मच राइट आइडिया अबाउट इट, सो यू कैन go to the comment section. सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें आप लोगों को जो यहाँ पर अकॉस्टिक्स लिखा हुआ है इसका वाटर इमेज फाइंड करना था। तो इसमें जो वाटर इमेज फाइंड करना था इसमें आंसर की में अगर आप लोग आंसर देखिएगा तो इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3, लेकिन इसमें सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। क्यों ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए? तो ऑप्शन 3 और 2 में अगर आप लोग कंपैरिजन करते हैं ACOU और TIC, लास्ट का भी TIC ठीक है और आगे का भी, तो इसमें जो डिफरेंस है दोनों में S का डिफरेंस है। तो अगर S के डिफरेंस को आप लोग देखिएगा तो वाटर इमेज में जो S लिखा हुआ है S का इमेज बनना चाहिए इस तरीके से, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, जहाँ से आप लोगों का सेकेंड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 भी आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन जब आप लोग आंसर की में जाकर देखिएगा तो इसमें क्वेश्चन नंबर 31 ही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली अ सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो एक्सक्लूसिवली अ सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, इसका मतलब क्या हो गया कि वो सीक्वेंस से चलता है। सीक्वेंशियल होता है स्टोरेज डिवाइस और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो जब हम लोग इसमें सीक्वेंशियल का बात करते हैं तो सीक्वेंशियल का मतलब हो गया कि एक के बाद एक ही चलेगा। जब हम लोग कोई भी CD DVD या कुछ भी लेते हैं और उसमें अगर हम लोग अपना गाना चलाना शुरू करते हैं, तो गाना अगर पहला 1 नंबर है तो वो चलेगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, और इस तरीके से फिर 10th नंबर वाला गाना चलेगा। लेकिन अगर हम लोग आज के देखते हैं, आज का CD हो गया, DVD हो गया, तो ये सारे चीज़ों में क्या हो जाता है, इसमें अगर हम लोग 10 नंबर वाला गाना चलाना चाहें तो अभी वो तुरंत हम लोग टाइप करके तुरंत चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट। लेकिन पहले में जो टेप हुआ करता था, टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, तो वो एक के बाद एक ही आता था। तो इसमें जो आंसर दिया हुआ है, जब आप लोग देखिएगा आंसर की में, तो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है हार्ड डिस्क, जबकि इसका आंसर मुझे लगता है कि मैग्नेटिक टेप होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक टेप में हम लोग डायरेक्ट स्टार्टिंग से लास्ट वाला कोई भी अगर गाना चाहेंगे सुनना, तो वो डायरेक्ट हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सीक्वेंस से वो एक एक करके ही फिर आगे बढ़ के लास्ट तक जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर मैग्नेटिक टेप होना चाहिए। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सलोटल लार्वा इज़ द लार्वा ऑफ, और 4 ऑप्शन दिया गया है कि ये कौन सा लार्वा है, एम्फीबियोक्स्टिक्स, राउंड वॉर्म, सिल्क वॉर्म या एम्बायोस्टोमा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 को जब आप लोग देखिएगा, दैट शुड बी द राइट आंसर, एम्बायोस्टोमा। थिंक थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो जब आप लोग इसका फिगर देखिएगा या फ़ोटो देखिएगा तो इसमें आप लोग ये देख पाइएगा कि इसका जो गिल्स होता है बॉडी से बाहर निकला हुआ रहता है, बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है,
और इनके पैर भी होते हैं एम्फीबियंस टाइप के, ये थोड़े चीज़ हैं। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, एम्बायोस्टोमा। गोल्डक्रीमी बिल्कुल भी नहीं होगा, एम्फियोकक्कस भी नहीं होगा, और जो सिल्क मोथ है ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होना चाहिए, जबकि इसमें आंसर की में जो इसका आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है राउंड वर्म, ऑप्शन नंबर 2, और इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। तो इसमें जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, विच इज़ यूज्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन, किसको सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में यूज़ किया जाता है? क्लेमाइडोमोनास, नोस्टॉक, क्लोरेला एंड एनाबीना। तो यहाँ पर जो आप लोग आंसर की के अनुसार देखिएगा तो इसमें आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, नोस्टॉक, दैट इज़ द राइट आंसर। बट जब आप लोग सर्च कीजिएगा देखिएगा तो उसमें देखिएगा क्लोरेला है, जो कि सिंगल सेल होता है, यूनिसेल्युलर होता है, और ये प्रोटीन के रूप में हम लोग बिल्कुल यूज़ करते हैं। और कई सारे चीज़ों में हम लोग, जैसे कि बहुत सारा कैलोरीज होता है, कैलोरी हम लोगों को कम लेना होता है अपने बॉडी में। तो अगर हम लोग कम कैलोरी लेना चाहते हैं उतने ही खाना में हम लोग, लेकिन प्रोटीन की मात्रा को अगर बढ़ाना चाहते हैं अपने बॉडी में, तो हम लोग क्लोरेला का यूज़ करते हैं। बहुत सारे क्लोरेला पाउडर, क्लोरेला टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये क्या हो गया? यूनिसेल्युलर। ऑप्शन नंबर, इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है क्लोरेला, दैट विल बी द राइट आंसर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट? सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज एंड फ्रुक्टोज। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से आप लोगों को पता करना है, आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा सबसे स्वीटेस्ट है। तो जब आप लोग यहाँ पर देखिएगा आंसर की में, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, दैट इज़ माल्टोज। लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, फ्रुक्टोज। क्यों ऐसा होना चाहिए? यहाँ पर जब आप लोग देखिएगा ये सुक्रोज है, तो सुक्रोज जो है ये डाइसैकेराइड होता है, और फ्रुक्टोज जो होता है वो मोनोसैकेराइड होता है। तो वैसे तो मोनोसैकेराइड होने से इसे कम मीठा होना चाहिए, और डाइसैकेराइड होने की वजह से सुक्रोज को ज़्यादा मीठा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जबकि सुक्रोज से 1.6 या फिर 1.7 टाइम्स ज़्यादा होता है मीठा कौन? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इससे ज़्यादा मीठा होता है। मतलब कि यहाँ पर अगर आप लोग ग्लूकोज और माल्टोज को भी देखते हैं तो वो इससे कम ही मीठा रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है फ्रुक्टोज, उसके बाद आता है सुक्रोज। तो इसमें जो सही आंसर होगा, विच इज़ द मोस्ट, सबसे मीठा कौन है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ फ्रुक्टोज। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट डीवीडी। तो डीवीडी के बारे में 3-4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से आप लोगों को चूज़ करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला वाला जो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, डीवीडी इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस। सेकेंड है, डीवीडी इज़ वेरी कॉस्टली। थर्ड है, इट इज़ नॉट अ पोर्टेबल डिवाइस, इट कैन नॉट बी कैरीड एनी वेयर ईजीली। एंड फोर्थ इज़, इट इज़ वेरी पुअर वीडियो एंड साउंड क्वालिटी। तो इसमें जो ऑप्शन आप लोग चारों देख रहे हैं, इसमें से एक सही है और बाकी सारा गलत है। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, वेरी पुअर क्वालिटी एंड साउंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी आ सकती है, साउंड भी अच्छी रहती है। थर्ड नंबर जो है, इट इज़ नॉट पोर्टेबल। तो पोर्टेबल बिल्कुल कैसे नहीं है, ये तो हर एक जगह पोर्टेबल है, हम लोग कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, एक सीडी डिस्क के तरह है, छोटा सा है, तो ये पोर्टेबल डिवाइस है। सेकेंड नंबर है, डीवीडी इज़ वेरी कॉस्टली। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, ये थोड़ा कम कॉस्टली होता है। और 1 नंबर जो है, डीवीडी इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस। तो दैट इज़ द वेरी राइट आंसर, डीवीडी एक ऑप्टिकल डिवाइस है। तो जब आप लोग सर्च कीजिएगा या फिर डीवीडी के बारे में पढ़िएगा तो इसमें आप लोगों को ये मिलेगा कि डीवीडी एक ऑप्टिकल डिवाइस है। और आंसर की में जब आप लोग आंसर देखते हैं तो इसमें दिया हुआ है कि इट इज़ नॉट पोर्टेबल डिवाइस, इट कैन नॉट बी कैरीड एनीवेयर ईजीली। तो कैसे हम लोग एक छोटे से डिजिटल वर्सटाइल डिस्क को कहीं भी कैरी नहीं कर सकते हैं? तो ये आंसर तो बिल्कुल गलत है। तो मतलब एनटीए इस टाइप का किस तरीके से कर सकता है? सबसे आसान क्वेश्चन ये है। तो इसमें तो ऑप्शन ऑप्टिकल डिवाइस है, ऑप्टिकल डिस्क होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। डायग्राम दिया हुआ है जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल के चारों ओर 3 चार्ज रख दिया गया है। तो पहला जो चार्ज है वो ए पॉइंट पे रखा गया है, दूसरा बी पॉइंट पे रखा गया है और तीसरा सी पॉइंट पे रखा गया है। तो 3 चार्ज 3 कॉर्नर पे रख दिया गया है, और एक चौथा जो चार्ज है उसको बोला जा रहा है ओ पॉइंट पे रखा गया है। तो ओ पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया है
उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ओ पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया है वो कहाँ पर जाएगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 तो वो डिस्टेंस से वैरी करता है और चार्ज से वैरी करता है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सभी का चार्ज क्यू इक्वल है, जबकि यहाँ पर जो वैरी करेगा वो होगा डिस्टेंस। तो जब हम लोग ए सी लाइन की बात करते हैं, ए से सी तक वाले लाइन की बात अगर हम लोग करते हैं, तो ए से सी वाले लाइन में ये भी प्लस चार्ज है, ए पर भी प्लस चार्ज रखा हुआ है और सी पर भी प्लस चार्ज रखा हुआ है। तो जब भी प्लस चार्ज रखा हुआ है और जब भी हम लोग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उस पॉइंट पे हम लोग हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही रखते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब कि ओ पर भी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो जब हम लोग ओ की बात करते हैं तो अगर ओ पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो ए में भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इसका मतलब ए वाला जो चार्ज है वो ओ को अपने अपोजिट साइड में धक्का देगा, जबकि सी में भी पॉजिटिव सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है तो ये भी सेम अमाउंट से इसको ए की तरफ धक्का देगा। तो दोनों जो ओ पॉइंट पे बीच में चार्ज रखा हुआ है ये इसके तरफ और ये इसके तरफ अपोजिट साइड में दोनों एक दूसरे को धक्का देगा। तो दोनों जब एक दूसरे को अपोजिट साइड में धक्का देगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा, वहीं पर रहेगा, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ उन दोनों पे लग रहा है फोर्स। तो उसके बाद जो तीसरा चार्ज है जो बी पर रखा हुआ है, तो बी वाला चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है बी में जो चार्ज रखा हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव और पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये इस ओ पर जो चार्ज रखा हुआ है उसको अपने से दूर भेजना चाहेगा, नीचे ले जाना चाहेगा। तो जब ए पर जो चार्ज है और सी पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है तो कौन सा चार्ज बचा, सिर्फ बी वाला जो चार्ज है वही बचा। तो मतलब कि ये जो है वाई, यहाँ पर वाई कैप लगा हुआ है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको भेज देगा। तो यहाँ पर सारे चार्ज पॉजिटिव हैं तो Q का जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव ही आने वाला है, नेगेटिव तो आएगा नहीं। और दूसरी बात कि यहाँ पर वाई कैप है और नीचे कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, माइनस वाई कैप। तो सेकेंड जो इसमें ऑप्शन होना चाहिए माइनस वाई कैप वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो एनटीए जो यहाँ पर आंसर दिया है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 में माइनस वाई कैप तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें प्लस वाई कैप है। तो ये ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि ओ पर हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो हम लोग पॉजिटिव चार्ज रख निकालते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव है और बी पर भी पॉजिटिव रखा हुआ है तो दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये इसके वाई कैप के अपोजिट डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा, तो इसीलिए ये चार्ज नीचे की तरफ जाएगा, तो दैट इज़ माइनस वाई कैप होगा। तो यहाँ पर 1 नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है -1/4πε0 4q/3e² वाई कैप, ये सही आंसर होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्यों सही आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 में Q/r² जो इसका फॉर्मूला था, तो Q/L² यहाँ पर दिया हुआ है, Q/L²। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर डिस्टेंस निकालिएगा ए से ओ तक का, बी से ओ तक का, तो बी से ओ तक का जो डिस्टेंस है वो पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल से निकलेगा। तो ये L² है और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो L² प्लस L/2 का स्क्वायर इक्वल टू जो होगा बी ओ का स्क्वायर, अंडर रूट इधर चला जाएगा। तो इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो आएगा 3L/4, 3L²/4 आएगा। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पूछा गया है सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म विच लीव्स ऑन। तो जो सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से वो कहाँ पर रहता है, सिल्क वॉर्म कहाँ पर किस पेड़ पर पाया जाता है, मैपल ट्री, बैनियन ट्री, बनाना ट्री, मलबेरी ट्री या मैंगो ट्री। तो हम लोगों को ये बिल्कुल पता है कि इसका जो सही आंसर होगा वो मलबेरी ट्री होगा, क्योंकि सहतूत की पत्तियाँ ही खाता है सिल्क वॉर्म, तब जाके वो सिल्क प्रोड्यूस करता है, सहतूत के पेड़ पर ही रहता है। तो इसमें जो एंटी ने ऑप्शन दिया है वो है बनाना ट्री। तो बनाना ट्री पे कहाँ से सहतूत के पत्ते मिलेंगे, ये बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 मलबेरी लीव्स, सहतूत के पत्ते। सो इस टाइप के क्वेश्चन को गलत करना, और पर क्वेश्चन ये जो ले रहे हैं वो 200 रुपीज़ ले रहे हैं, तो दैट विल बी अ वेरी बिग कॉस्ट
अगर आप लोगों को अभी तक देख पा रहे होंगे तो 10 क्वेश्चन तो लगभग गलत हो ही चुके हैं, तो 2,000 रुपये ऐसे ही हो जाते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया है, तो इसको नहीं। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 79। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एडल्ट्रेशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल विथ आर्गेनॉन ऑयल कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो अगर मस्टर्ड ऑयल में आर्जिमोन ऑयल दिया हुआ है तो उन दोनों का मिक्सचर हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग सभी का साइंस रहा है क्लास 12th में, उसमें केमिस्ट्री में आप लोगों को एक प्रोजेक्ट वर्क लास्ट में मिला होगा, तो उसमें ये मिलता है कि मस्टर्ड ऑयल और किसी भी सब्सटेंस में अलग अलग सब्सटेंस दिया जाता है और उसको चेक करना रहता है कि किस तरीके से आप लोग उसमें मिलावट को पहचान सकते हैं, किस तरीके से उसमें क्या सॉल्यूशन ऐड कीजिएगा, किस तरीके से डिटेक्ट कीजिएगा अगर उसमें कुछ मिलावट है। तो उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है आंसर की में, वो है ऑप्शन नंबर 3 आयोडीन टेस्ट। मतलब अगर आयोडीन से हम लोग टेस्ट करेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि मस्टर्ड ऑयल में आर्जमोन ऑयल मिला हुआ है। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें जो था हम लोग एसिड डालते थे, एसिड डालकर इसका टेस्ट करते थे। तो एसिड में कौन सा एसिड डालते थे, तो इसमें हम लोग नाइट्रिक एसिड टेस्ट करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड टेस्ट करके ही फिर हम लोग पता लगा सकते हैं कि मस्टर्ड ऑयल में आर्जिमोन ऑयल मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। अगर नहीं मिला हुआ है तो फिर कलर कुछ और रहेगा, अगर मिला हुआ है तो उसका कलर कुछ और हो जाएगा। तो कलर को देखकर हम लोग फिर पता लगा सकते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड टेस्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 80। द प्रोसेस ऑफ वेटिंग इज यूज्ड फॉर विच फाइबर। तो अलग अलग तरीके के फाइबर होते हैं, इसमें से वेटिंग का मतलब गलाने का काम किस फाइबर में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है वूल, सिल्क, लेनिन और नाइलॉन। तो इन चारों में से अगर हम लोग देखें नाइलॉन को, तो नाइलॉन क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है और बाकी सारे चीज़ क्या है, नेचुरल फाइबर है। तो सिंथेटिक फाइबर को तो बिल्कुल भी गलाने का यूज़ किया ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो सिंथेटिक के लिए प्रिपेयर हो जाता है लैब में। नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है वुल, भेड़ का, उसको भी हम लोग गलाने का तो प्रयास नहीं करते हैं, उसको अच्छे तरीके से रिफाइनरी साफ वाफ करके फिर बनाया जाता है। एंड जो सेकंड नंबर है सिल्क, सिल्क प्लांट, उसमें कोकून होता है, उसको गर्म वाले पानी में थोड़ा उबाल के फिर उससे हम लोग फाइबर निकालते हैं। और जो थर्ड नंबर है लेनिन, वो फ्लैक्स के प्लांट से निकालते हैं। तो फ्लैक्स के लंबे लंबे प्लांट होते हैं और फ्लैक्स के वो 3 से 4 फुट के जो प्लांट होते हैं उसको काट कर और थोड़े मतलब नमी वाले मॉइस्चर वाले एरियाज़ में उसको रख दिया जाता है, ताकि वो थोड़ा रॉटन हो जाए, सड़ जाए, थोड़ा गल जाए, ताकि उसमें से रेसा निकालने में हम लोगों को आसानी हो जाए। और उसके बाद फिर वो जब कलर चेंज कर जाता है तो फिर उसको सुखाया जाता है। तो पहला जो उसको काट के किया जाता है, थोड़ा सड़ाने गलाने के लिए उसको मॉइस्चर वाले एरिया में रख दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए लाइनेन। जबकि यहाँ पर जब आप लोग चेक कीजिएगा तो इसका आंसर दिया हुआ है नाइलॉन, और नाइलॉन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड रिमूव्स द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देता है। कंट्रोल एल, कॉपी ओपन, कंट्रोल क्यू। तो अगर इसमें से हम लोग ऑप्शन देखें तो कंट्रोल क्यू अगर हम लोग करेंगे तो कंट्रोल क्यू से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग चला जाएगा। इसमें कंट्रोल एल हो जाएगा लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए, कॉपी, दैट इज़ हम लोग कॉपी कर सकते हैं पैराग्राफ को। लेकिन यहाँ पर जो कंट्रोल क्यू करेंगे तो उसमें से हम लोग अपने पैराग्राफ के फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, जबकि आंसर की में ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। इसमें जो दिया हुआ है द वर्ड एक्सटेंशन इज़ यूज्ड इन विच कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं प्रसार शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है। तो प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन, जहाँ तक मैंने सर्च किया है उसमें मुझे ये पता चला है कि एक्सटेंशन एजुकेशन ऐसा एजुकेशन होता है जिसमें कि जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, ऐसे पीपल जो बहुत एज्ड हो गए हैं तो उन्हें स्कूल तो नहीं जाना होता, तो वैसे लोगों को गांव में ही पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है, अपने लाइफ को किस तरीके से वो एजुकेशन के साथ साथ आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी आजीविका को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ उनको आउट ऑफ द स्कूल होता है, स्कूल में तो नहीं बताया जाता है, गाँव में दूर एरिया में जाकर ये सबको बताया जाता है। तो इसको डिस्टेंस लर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, कॉलेज एजुकेशन सिस्टम भी नहीं बोलेंगे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम भी नहीं बोलेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है, आउट ऑफ द स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, स्कूल से बाहर वयस्क व्यक्तियों को एक्सटेंशन, उनको शिक्षा देना,
थोड़ा पढ़ाई लिखाई सिखाना, शिक्षित करना, तो ये हो सकता है। इसका जो सही ऑप्शन हो सकता है वो ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है। पर जब आप लोग आंसर की में देखिएगा तो आंसर की में इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2, कॉलेज एजुकेशन सिस्टम। तो आई डोंट थिंक कॉलेज एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वहाँ पर एक्सटेंशन वर्ड का यूज़। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 84, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन इंडिया इज़ फाउंड इन विच प्लांट। तो इंडिया में ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है, टीक, टी, मैंगो या पी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होना चाहिए वो मैंगो। मैंगो ही एक ऐसा ट्री है जो इंडिया में पाया जाता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह का डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग तरीके के मैंगो के ट्रीज पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप लोग आंसर की में देखिएगा तो आंसर की में आप लोग देख पाइएगा कि इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर 2 टी दिया हुआ है। मतलब टी के काफ़ी सारे वेराइटीज़ पाए जाते हैं, बट आई डोंट थिंक टी से ज़्यादा तो मैंगो के ही वेराइटी पाए जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज़। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से आप लोगों को बताना है कि किसका मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज़ पाया जाता है वर्ल्ड में। तो फर्न, एल्गी, लाइकेन एंड जिम्नोस्पर्म। तो क्वेश्चन आंसर की जो दिया हुआ है उसके अनुसार अगर आप लोग देखिएगा तो इसका सही आंसर है फर्न, पर आई थिंक जिम्नोस्पर्म होना चाहिए। मुझे इसके बारे में उतना अच्छा आइडिया नहीं है, तो जो बायो के स्टूडेंट होंगे दे कैन राइट ऑन द कमेंट सेक्शन। तो जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिसमें नेकेड सीड रहते हैं, सीड ढका हुआ नहीं रहता है, तो उस टाइप के पौधे काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। पर यहाँ पर जो ऑप्शन अगर मोस देता तो दैट विल बी द राइट आंसर, पर यहाँ पर मोस तो दिया हुआ नहीं है, मोसस नहीं है, तो मे बी फर्न और जिम्नोस्पर्म। आई डोंट हैव राइट आइडिया, सो गो टू द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशनलेस। तो जो भी फिजिक्स के स्टूडेंट है दे कैन अंडरस्टैंड इट वेल, और जो नहीं है वो भी कोशिश कीजिए समझने का कि डायमेंशनलेस क्या होता है। तो डायमेंशनलेस मतलब कि जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, या फिर आप लोग सीधा कह सकते हैं उसका यूनिट नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग टाइम की बात करें तो टाइम का यूनिट सेकंड है, लेकिन इसमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो पहला तो अगर हम लोग स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस आता है, ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन दिया हुआ है ये दोनों इलास्टिसिटी चैप्टर से है। तो अगर आप लोग स्ट्रेस को देखते हैं तो स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कि कितना आप पर प्रेशर लग रहा है। फोर्स पर यूनिट एरिया का डायरेक्ट मतलब होता है कि प्रेशर। तो अगर प्रेशर को देखा जाए तो प्रेशर का तो यूनिट बिल्कुल होता है, तो ए नंबर नहीं होगा। सेकंड, अगर हम लोग देखते हैं स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का मतलब होता है कि अगर आप लोग किसी रबड़ को खींच रहे हैं तो रबड़ को खींचने से वो कितना लंबा मतलब खिंचा रहा है, वो कितना उसका शेप में लेंथ में चेंज हो रहा है, तो उस लेंथ का ओरिजिनल कंपैरिजन करना है L डिवाइडेड बाय डेल्टा L। L हो गया ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा L हो गया जितना उसका चेंज हुआ। तो जो ओरिजिनल लेंथ है वो भी मीटर में होगा, जो चेंज इन लेंथ हुआ वो भी मीटर में होगा। तो मीटर और मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसके बाद अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो रिलेटिव वेलोसिटी का भी यूनिट होता है, जो कि वेलोसिटी का यूनिट होता है, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि वो इसके रिलेटिव में कितना वेलोसिटी है, उस गाड़ी के रिलेटिव में इस गाड़ी का कितना वेलोसिटी है, तो वो भी हम लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग उस गाड़ी के रिलेटिव में देखें तो ये 10 मीटर पर सेकेंड है उस गाड़ी के रिलेटिव में। तो इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी का भी एक यूनिट होता है, तो ये डायमेंशनलेस नहीं होगा। और जो लास्ट ऑप्शन है रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब भी क्या होता है कि डेंसिटी अपॉन में वाटर का जो प्योर डेंसिटी होता है उन दोनों का हम लोग देखते हैं। तो दोनों का अगर डेंसिटी देखें तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास का हो जाएगा केजी और वॉल्यूम का हो जाएगा पर मीटर क्यूब, और नीचे भी आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है बी एंड डी, और बी एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सो नेक्स्ट 88 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया है। 89 क्वेश्चन देखिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि अगर अर्थ का जो रेडियस है वो हाफ से श्रिंक कर जाए, जितना भी अर्थ का रेडियस है वो अगर हाफ हो जाए लेकिन मास चेंज ना करे, अर्थ का जो मास है मास सेम रहे, तो उसका जो एक दिन का ड्यूरेशन है वो कितने घंटे का होगा। मतलब अभी जो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उस समय अगर रेडियस हाफ हो जाए तो उसका एक दिन कितने घंटे का होगा। तो जब यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला देखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया पे जाना पड़ेगा आप लोगों को। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो होता है स्फेरिकल के लिए 2/5
एम आर स्क्वायर हो जाता है। तो आर कितना हो गया है अभी, रेडियस हाफ हो गया है, तो अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा आर का स्क्वायर, आर बाई हाफ हो गया है तो आर बाई 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा हम लोगों को। आर बाई 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 टाइम्स ज़्यादा हो जा रहा है, तो जब इसमें हम लोग ओमेगा को देखेंगे तो t इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 पाई बाई ओमेगा को देखते हैं तो पहला वाला तो ओमेगा सेम रहेगा, लेकिन सेकेंड वाला जो ओमेगा है वो कितना हो जाएगा, ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। मतलब जो नया हमारा ओमेगा डैश आया वो ओमेगा बाई 4 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें से पहला वाला जो अभी हमारा जो नया ओमेगा डैश आया है दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू ओमेगा हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम लोग टाइम ड्यूरेशन निकालना जाए t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा की जगह 4 ओमेगा आ जाएगा। और 2 पाई बाई जो ओमेगा है ये वाला क्वांटिटी, ये कितना है, नॉर्मल अभी 24 आवर्स है। और जब हम लोग न्यू करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, ओमेगा की जगह 4 ओमेगा आ जाएगा। तो मतलब कि 24 जो ऊपर में आएगा उसको डिवाइडेड बाई हम लोगों को 3 से करना पड़ेगा। तो 3 6 जा 24, मतलब कि इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। 6 आवर होना चाहिए इसका सही आंसर। मतलब अगर अर्थ का रेडियस हाफ हो जाता है तो एक दिन में सिर्फ 6 घंटे होंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90। बायोगैस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, बायोगैस जो है वो क्या क्या चीज़ का प्रोडक्ट है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से अगर आप लोग आंसर किसे मिलाइएगा तो इसका सही आंसर किसे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 मिथेनोजेनेसिस। मतलब मिथेनोजेनेसिस का बायोगैस एक प्रोडक्ट है। तो बायोगैस का जो प्रोडक्ट मिथेनोजेनेसिस है, मीथेन गैस तो बिल्कुल निकलता है बायोगैस से, लेकिन इसके साथ साथ ये एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ सेल बायोमास भी है। मतलब कि यहाँ पर एन एक तो एरोबिक होता है और दूसरा होता है एनारोबिक। एरोबिक का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, या फिर कह सकते हैं कि एयर के प्रेजेंस में, और एनएरोबिक मतलब बिना विदाउट एयर के प्रेजेंस में। तो बायोगैस वाला जो चीज़ होता है वहाँ पर जो टैंक बनाया जाता है वो बिल्कुल ढका हुआ रहता है, और वहाँ पर हम लोग जितना भी कचरा हो गया, जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल हुआ, वो सब हम लोग डाल देते हैं। तो वो सब डालने से वहाँ पर क्या होता है कि उस चैम्बर में जो बंद टैंक है वहाँ पर गैस प्रोड्यूस होता है, और गैस को हम लोग फिर